been prime ministers all over. Maybe she's got terrible advisors. At the moment from the NCP with us we have Mr. Vikas Launde. Vikas Saab, namaskar. नमस्कार सर. How are you sir? How are you? नमस्कार. Welcome to Nation Now. Nation Now में आपका स्वागत है. मैं हूँ राजेंद्र बजाज यानी RKB और मेरे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी. हम दोनों आपका स्वागत करते हैं यहाँ पे. विकास लाउंडे साहब ये बताएं, शरद पवार साहब ने तो सीधी सादी बात कह दी थी, बहुत क्लियर कट, जब वो जालना गए थे कि भाई मराठा आरक्षण अभी तो नहीं मिल सकता, सीधी सादी बात है, और अगर ये देंगे भी तो वो लॉलीपॉप होगा, क्योंकि जब तक दिल्ली में संशोधन नहीं आएगा संविधान में तब तक तो मिल नहीं सकता. तो फिर सरकार क्या कर रही है? विकास लाउंडे साहब आप बताएं, क्या कर रही है सरकार हमारी? अभी जो महाराष्ट्र का महायुति में जो सरकार है वो अभी मराठा कम्युनिटी को फंसा रही है, उनका कंफ्यूजन कर रही है, जो कि वो जो लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है और सीएम एकनाथ शिंदे साहब है, डिप्टी सीएम दूसरे अजित दादा पवार है, ये तीनों लोग मोदी के सामने जाके नहीं बोल सकते. क्यों डर है उनके मन में ये समझ में नहीं आ रहा. तो वो लोग जो अनशन पे बैठे लोग हैं मराठा कम्युनिटी के, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग तालुका प्लेस में हैं, जिला प्लेस में हैं, गांव में हैं, कोई अनशन कर रहे हैं, कोई रैली निकाल रहे हैं. अब जो सब कुछ लोग हैं वो झूठे वायदे करके पिछले 5 बरस भी देवेंद्र फडणवीस जी वैसे निकाले, अभी भी वैसे वो कर रहे हैं. और जो घटनात्मक उधर जो कायदा कानून नहीं लाएंगे तब तक वो 50% का जो है वो बढ़ा के देंगे, तब मिलेगा ना आरक्षण मराठा कम्युनिटी को, तब तक नहीं मिलेगा. जैसे मराठा कम्युनिटी, ये जरा समझाएं, ये जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे माइंड में, हो सकता है आप इसको क्लियर कर दें कि भाई कुनबी सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया. तो अब जितने भी मराठा हैं उनको आप कुनबी डिक्लेयर करेंगे, या जो कुनबी अब अपने आप को मराठा कहते हैं वो वापस कुनबी हो जाएंगे? क्योंकि 96 कास्ट जो है, 96 कास्ट जो है जिनसे मराठा बनते हैं उसमें से एक कुनबी भी है. कुनबी ओबीसी जो है उनके पास पहले से ही सर्टिफिकेट है. तो अब ये मराठा जो है इनको भी आप कुनबी देंगे तो क्या वो इम्पैक्ट, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ओबीसी आरक्षण पर? सर बताएं. नहीं, 2004 से आज तक कुनबी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मिल रहा है कुछ लोगों को जिनके पास कोई सबूत है, पुराने सबूत है, जिनके 2-4 पीढ़ियां पिछले कागज पे लिखा है मराठा कुनबी या कुनबी मराठा ऐसा लिखा है, उनको मिल रहा है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें. अभी जो गवर्नमेंट ने अभी पिछले हफ्ते में जो इधर जीआर निकाला, वो जीआर से कुछ नया नहीं है, कुछ वो तो पुराना है, लेकिन सब मराठा कम्युनिटी के पास वो जो सबूत है कुनबी के वो नहीं है, इसलिए वो नहीं मिल सकता. और जो मांग कर रहे लोग कि सबको कुनबी मराठा करके सर्टिफिकेट दे दो, ये नहीं हो सकता. इसलिए पवार साहब बोल रहे हैं और एनसीपी की भूमिका रही है कि वो घटनात्मक अगर दुरुस्ती नहीं हो सकती, अगर संसद में वही कायदा नहीं लाएंगे, बिल नहीं लाएंगे तो कैसे मिलेंगे? 50% का तो पहला ही बयान है, सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट है अभी पहला. लावंडे साहब, शरद पवार साहब ने आज इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने लेटर लिख के ये कहा कि अजित पवार का क्लेम है पार्टी पे और सिंबल पे, वो विदाउट एनी काइंड ऑफ लीगल और मटेरियल बेसिस है. शरद पवार साहब का कहना है. शरद पवार साहब आगे जाके कहता है कि द होल पार्टी इज विद शरद पवार साहब, द होल पार्टी इज विद शरद पवार साहब एंड फ्यू पीपल हैव लेफ्ट. बहुत कम लोग यहां से छोड़ के गए अपने पर्सनल एम्बिशंस को. तो आप इसको कैसे देखते हो कि शरद पवार साहब को अपनी ही पार्टी बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ ऐसा लिखना है कि अजित पवार जी और बाकी लोग जो निकल गए अपने पर्सनल एम्बिशंस को और वो माइनॉरिटी में है? आप लवांडे साहब इसको कैसे देखते हैं? क्या है, पवार साहब ने साफ साफ बता दिया है. इलेक्शन कमीशन के पास जब अजित दादा गुट के लोग गए, उन्होंने जब एप्लीकेशन दिया कि हमारी पार्टी है, तब उनका आंसर हमारी पार्टी ने दिया है सब. उसमें क्या बताया कि 9 लोग जो है जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और 2 लोग एमपी है, वो बाहर निकाला है उनको, हमने वो बाहर पार्टी को निकाला है. उन्होंने उनका जो असेंबली में और संसद में भी उनके खिलाफ उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन रखा है हमने. इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो पार्टी के 2 गट नहीं हो गए. पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी अलग रहती है और असेंबली में पार्टी अलग रहती है. इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये पार्टी के 2 गुट नहीं है.
पार्टी हमारे साथ जुड़ी है, लोग हमारे साथ जुड़े हैं। लावड़े साहब, शरद पवार साहब जब भी जंग लड़े हैं, या तो सेंटर उनके साथ था या स्टेट उनके साथ था, यानी स्टेट उनके साथ था ना सेंटर। ये पहले बार है न सेंटर पवार साहब के शरद पवार साहब के साथ है और ना स्टेट शरद पवार साहब के साथ है। तो ये लड़ाई, बिकॉज जहां जहां सभा शरद पवार साहब ले रहे, वहां वहां अजित पवार जाके उत्तर सभा ले रहे, और उनके भी लोग जो आते हैं वो कम नहीं है, वो संख्या मैच कर रहे शरद पवार साहब को। तो क्या ये 17% वोट शेयर जो शरद पवार साहब के थे महाराष्ट्र में, क्या वो इंटैक्ट है? क्या अजित पवार उसको हासिल करने में सक्सेसफुल रहेगा? आप इस चीज को कैसे देखते हो लावंडे साहब? देखो, पिछले महीने में अगर 2-4 जो सर्वे आ गए अलग अलग, उस सर्वे में साफ साफ बता दिया है कि अजित पवार के साथ 3% लोग हैं वोटर, और एकनाथ शिंदे के पास भी उतने 3-3.5%। और बाकी पार्टी के जो लोग हैं गांव गांव में जो बूथ पे लेवल पे काम कर रहे हैं एनसीपी के, वो सब पवार साहब के साथ है। जो मीटिंग हो रही है बड़ी, उसमें दो फर्क है दोनों सभा में। पवार के साहब के जो मीटिंग में लोग आ रहे हैं वो खुद आ रहे हैं, और अजित दादा की जो उत्तर सभा मीटिंग हो रही है उधर लोगों को ला रहे हैं गाड़ी बेच के। कोई लोग आपने देखा होगा कोल्हापुर की सब मीटिंग में लोग अजित दादा के भाषण के टाइम निकल रहे थे, क्योंकि उनको लाया था, वो ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। पवार साहब के मीटिंग में ऐसे नहीं होता। पवार साहब के मीटिंग में लोग खुद आ रहे हैं, हम खुद में वो मीटिंग में घूम रहे हैं रोहित दादा पवार के साथ, पूरे महाराष्ट्र में हम घूम रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ लोग खुद आगे आ रहे हैं। और ये लोगों को पसंद नहीं है जो तोड़फोड़ बीजेपी ने की है ईडी के हाथों से, ये लोगों को पसंद नहीं आ रही है। जिन लोगों ने महाराष्ट्र में पवार साहब के नेतृत्व में सत्ता 20 बरस तक इधर मिनिस्टर वगैरह रह के भोगी है, तो ये लोग जो है वो झूठे निकले हैं, ऐसे लोग बोल रहे हैं। पवार साहब के ऊपर लोगों का भरोसा है, और पवार साहब के साथ कोई नहीं होगा तो लोग उनके साथ हैं। लेकिन लवंडे साहब, आपको लगता नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी शरद पवार जी के साथ हैं, हमने खुद ने देखा है शरद पवार जी को लड़ते हुए, पार्टी बनाते हुए, कांग्रेस में भी देखा है, कांग्रेस एस में भी देखा है, उसके बाद एनसीपी उन्होंने बनाई। ये जो आप बता रहे हैं कि भले लेजिस्लेटिव पार्टी जो है उसमें फूट पड़ गई हो, थोड़े बहुत लोग बीजेपी की तरफ चले गए हों, लेकिन जो पार्टी है वो इंटैक्ट है, लोग शरद पवार जी के साथ हैं। और जैसा आपने बताया 3% जरा आप ज्यादा बोल रहे हैं, वो अजीत दादा पवार के साथ हैं। जो हम लोगों को खबर आई है वो ये है कि उससे भी शायद थोड़ा कम है। कम है जी, कम है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो ये अलग अलग सर्वे, तो ये इनको नहीं दिख रहा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ लवंडे साहब, आप तो इन सबके साथ काम कर चुके हैं, इनको नहीं दिख रहा कि इनका क्या हशर होने वाला है? अगर आज मान लीजिए चुनाव डिक्लेयर हो गए तो कहां जाएंगे ये लोग? नहीं, इनको मालूम है सब, लेकिन ईडी का प्रेशर उनके ऊपर रहा है, इसलिए वो एक बरस से वो ट्राई कर रहे हैं उनके साथ जाने के लिए। बीजेपी ने ईडी के हाथों से उनको ब्लैकमेल किया है। ये लोग खुशी से नहीं गए उधर, कोई खुशी से नहीं गए। अजित दादा का गुट है, कोई खुशी से नहीं गए हैं। वो ईडी के वास्ते अगर जेल जाना है, अगर बीजेपी के साथ, दोनों में से कोई ऑप्शन उनके साथ, तीसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो गए हैं। इसलिए तो पवार साहब ने कल भी बताया, पिछले मीटिंग में भी बताया कि अगर पीएम, इस देश के पीएम नरेंद्र मोदी साहब भोपाल के मीटिंग में जाहिर रीत्या बोल रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं कि ये 70,000 का कोई भ्रष्टाचार है, एनसीपी के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर पीएमओ हाउस ने ऐसा ब्रीफिंग किया है पीएम को, तो ये एक तो सच होगा या झूठ होगा। अगर झूठ है तो पीएम ने पवार साहब की माफी मांगनी चाहिए, और सच है तो इंक्वायरी करके वो लोगों को सच का सच और दूध का दूध का पानी का पानी निकालना चाहिए। अजित दादा और एकनाथ शिंदे, ये दोनों को जो भाजपा ने अपने साथ लिए हैं, तो इसलिए लिए हैं कि बीजेपी के जो एमपीज महाराष्ट्र में अभी उनको 48 चाहिए, पूरा चाहिए, वो बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो सर्वे में दिख रहा है वो 20 के आगे जा नहीं रहा तीनों के साथ। इसलिए वो घबरी है बीजेपी, इंडिया के नाम पे सब अभी घबरा रही है बीजेपी। इसलिए वो दो लोग जो लिए, अजित दादा गट और एकनाथ शिंदे गट, वो लोकसभा इलेक्शन तक है। लोकसभा इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिचुएशन कोई अलग होगी। लावंडे साहब, धनंजय मुंडे जी ने एक ही सभा में कहा कि पवार साहब, शरद पवार साहब आज भी हमारा दैवत है, पवार साहब हमारा भगवान है,
धनंजय मुंडे जी का कहना है। उन्होंने आगे जाके कहा मगर पवार साहब जिस सभा में बैठे थे उसी मन से कुछ लोग हमारा आलोचना कर रहे थे, धनंजय मुंडे का आलोचना कर रहे थे, छगन भुजबल का आलोचना कर रहे थे। बोले पवार साहब ये सुनते रहा, ये गलत है। बोले कि हम जिसको भगवान मानते हैं उनके मन से ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो आप इसको कैसे देखते हो कि आज भी शरद पवार जी को देवत मानते हैं और पवार साहब ने क्लियर कट शरद पवार साहब ने क्लियर कट कहा कि मेरे फोटो का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाउ डू यू सी दिस लावंडी साहब, कैसे देखते हो आप? ये जो लोग बोल रहे हैं पवार साहब हमारे दैवत है वगैरह वगैरह, ये सब झूठी है, ये नाटक है। अपनी भारतीय संस्कृति देखो, अगर कोई अपना दैवत रहता है तो दैवत को ऐसा कोई खिलाफ जाके उनको निकाल नहीं दे सकते पार्टी से। पार्टी के अंदर अगर रहते दैवत के नीचे तो दैवत का ही आखिर शब्द मानेंगे ना वो। ये झूठ है, ये नौटंकी है उनकी। कोई पवार साहब को उनके दैवत वगैरह नहीं है और वो पवार साहब के खिलाफ अगर बोलेंगे तो लोग उनके खिलाफ जाएंगे। एक मीटिंग में आपने देखा होगा बीड़ के सभा में छगन भुजबल साहब अगर बात कर रहे थे, उन्होंने 2 शब्द पवार साहब के निकाले तो उन्होंने नीचे से लोगों ने उनका भाषण बंद कर दिया। ये देखा होगा आपने भी बीड़ की सभा में। तो लोग अगर पवार साहब के खिलाफ ये लोग बोलेंगे, धनंजय मुंडे हो या छगन भुजबल हो, अजित दादा हो, ये कोई लोग अगर पवार साहब के एक शब्द भी बोलेंगे तो वो लोग नीचे से ही उनको रोकेंगे। लेकिन लवंडे साहब, अजित दादा पवार ने तो ना जाने क्या कुछ कह दिया। जो एमईटी में बांद्रा में जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कब तक चलते रहोगे, 83 साल के हो गए हो, रिजाइन क्यों नहीं करते। मतलब इस किस्म की शब्दावली का प्रयोग किया अजित दादा पवार ने। मैं खुद शॉक हो गया। मतलब मैं तो इतने सालों से जर्नलिज्म में हूं, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि अजित दादा पवार इस प्रकार शरद पवार जी के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। लवंडे साहब, तो पार्टी में लोग इसको कैसे देख रहे हैं? आपके बातों से मैं सहमत हूं। ये सभी को शॉकिंग हुई थी अजित दादा की बात, क्योंकि अजित दादा जो बोले वो खुद की मन से नहीं बोले। उनके अजित दादा के पहले जो भाषण हुए वो धनंजय मुंडे के हुए और छगन भुजबल का हुआ, प्रफुल्ल पटेल का हुआ। उन 3 लोगों ने अजित दादा को जो कुछ ब्रीफिंग किया, कोई हवा भर दी, इसलिए वो अजित दादा बोल गए। लेकिन अजित दादा अभी वो फिर उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे, किधर भी नहीं बोल रहे। पवार साहब के खिलाफ एक शब्द भी बाद में नहीं बोल रहे। उनको पछतावा हुआ है अभी और उनको समझ में आया कि पवार साहब के आप अगर खिलाफ बोलेंगे तो लोग अपने खिलाफ जाएंगे। लवंडे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि हमारा सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी का सरकार जब से आया, एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस और अभी अजित पवार जी, बोले कि महाराष्ट्र नंबर 1 हो गया है इन्वेस्टमेंट में और जो इंडस्ट्री है प्रगति, तो नंबर 1 में हो गए। बोले कि एमवीए का सरकार था तो बहुत पीछे था, हमारे सरकार आने के बाद नंबर 1 हो गए। बोले कि कांदा का प्राइस देखो हमने कंट्रोल कर लिया, कांदा का जो है अब टमाटर भी कंट्रोल में आ गया। तो अभी कोई, और उनका जिस प्रकार से कहना है कि जिस प्रकार से हम अनियन फार्मर्स को 300 करोड़ 3 लाख फार्मर्स को ऑनलाइन हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो इनका फडणवीस जी का क्लेम कहां तक लवंडे साहब ये है कि नंबर 1 हो गया, हमने कंट्रोल किए, फार्मर्स को कंट्रोल किए, अनियन प्राइसेस कंट्रोल किए, टमाटो प्राइसेस तो इसको कैसे देखते हो लवंडे साहब? फडणवीस साहब का एक वो झूठ बोलने में मशहूर है। आपने पिछले 5 बरस जो सीएम थे उस टाइम उन्होंने बोला था राष्ट्रवादी को हम कभी हमारे साथ नहीं लेंगे, और अभी साथ में लेके बैठे हैं। प्याज के बारे में, ओनियन के बारे में जो बोल रहे हैं वो सब झूठा वायदा है। एक्सपोर्ट करना चाहिए, जो प्याज एक्सपोर्ट करने की जरूरत है वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे और नाफेड की तरफ से वो खरीद ले रहे। वो कितना खरीद ले? 2 लाख टन। 2 लाख टन तो एक सिटी में, नासिक में आता है, एक हफ्ते का वो प्याज है। पूरा प्याज तो बहुत पड़ा है, वैसे किसान लोगों को कुछ फायदा ही नहीं हुआ। ये स्थिति अगर होए, अभी मराठवाड़ा में देखो किसान लोगों की खुदकुशी देखो, पिछले 8 महीने में 600 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की है किसान लोगों ने। ये सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है, ये कभी नहीं हुआ ऐसा। पिछले 8 मंथ में ये जो किसान की खुदकुशी है मराठवाड़ा में 6 जिले में, वो भी अधिकारिक है, क्यों नहीं बोल रहे उसके खिलाफ? और वो महाराष्ट्र नंबर 1 अगर है तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? लेकिन लवंडे साहब, वो भी ऑफिशियल फिगर्स हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन को इंस्ट्रक्शन दी गई है, जहां तक मैं जानता हूं कि फार्मर्स की सुसाइड कम से कम रजिस्टर करो, ऐसा कहा गया है। ये होगा ना, वो ऐसा ही हो रहा है।
वो अभी जो जीडीपी निकाल रहे हैं वो सेंट्रल से ही उनका वैसे कार्य पद्धति है। अभी नरेंद्र मोदी साहब का जीडीपी निकालने का जो तरीका है वो भी झूठा है। आने बहुत इकोनॉमिस्ट ने बताया है ये देश में। अभी पुराना 2014 से पहले जीडीपी निकालने का तरीका अलग था, 2014 से 15 से बाद में वो जीडीपी निकालने का तरीका अलग है। सब झूठे आंकड़े हैं। महाराष्ट्र से अगर नंबर 1 वो कर रहे हैं तो 20,000 महिला और लड़कियां पिछले 1 बरस में गायब है। वो किधर है मालूम नहीं किसी को। ये कौन जिम्मेदार है इसमें? अगर ये महाराष्ट्र नंबर 1 में कहते हैं तो एजुकेशन में पहला महाराष्ट्र टॉप 3 में था, अभी 7 नंबर पे महाराष्ट्र इंडिया में एजुकेशन में। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। किसान, अभी जो मराठा लोगों का आंदोलन चल रहा है, मराठा लोग एक किसान है, फार्मर है, ओबीसी लोग फार्मर है। बेसिकली इनका जो सवाल है, उनका जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कभी होता है, खेती का जो लॉस होता है, किसान लोगों का जब लॉस होता है तो वो प्रॉब्लम में आते हैं। वैसा ही बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए वो लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं। एजुकेशन महंगा कर दिया है, ऐसे बहुत सारे बातें हैं। लेकिन फडणवीस साहब और आरएसएस, बीजेपी ये झूठ बोल सच बोलने की कभी वो ट्राई नहीं करेंगे। वो झूठे ही बोलते हैं हमेशा। उनके झूठे वायदे, 2014 का भाषण निकालो मोदी साहब का, 2014 का भाषण अभी देखो क्या है। किसान लोगों का फर्टिलाइजर का कीमत देखो, वो किसान लोगों को बहुत सताया ये लोगों ने। बीजेपी का और किसान लोगों का कुछ रिश्ता नहीं है। वो सिर्फ सिटी के लोगों के लिए देख रहे हैं, किसान लोगों के खिलाफ है वो लोग। लेकिन जहां तक के एक्सपोर्ट का सवाल है, अभी भी 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है अनियंस पे। तो आपको क्या लगता है ये वापस वही 7.5% पे आनी चाहिए कि 40% रहनी चाहिए? हमारे पवार साहब जब कृषि मंत्री थे इस देश के, अभी देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है किसी को मालूम नहीं है। तुम किसी भी फार्मर्स को पूछो अभी देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, किसी को पता नहीं है। लेकिन पवार साहब जब 10 बरस अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है किसी को मालूम नहीं है। आप देखो सर, सिर्फ 2 नाम जानते हैं लोग। 3 नाम, तीसरा कौन? अजित पवार। सर, सिर्फ 2 नाम जानते हैं लोग, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, बस। तीसरा कौन मंत्री है मालूम नहीं है किसी को। तो वही मैं बोल रहा हूं कि पवार साहब जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो प्याज हो या शक्कर हो, बहुत सारे कुछ राइस हो, वो एक्सपोर्ट हो रहे थे। उस टाइम की कौन सी भी जो खेती का माल रहता है कि फार्मर्स का, उसके ऊपर एक्सपोर्ट चार्ज नहीं था। अभी चार्जेस लगाया है, ये किसानों के ऊपर अन्याय है। लवांडे साहब, बार बार उद्धव सेना की तरफ से ये आ रहा कि जनरल डायर कौन है, जनरल डायर कौन है जिसने लाठी चार्ज लगाए मराठा कम्युनिटी के पीसफुल आंदोलन। वो लोग आराम से बैठे थे, अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहा था, तभी लाठी चार्ज हुआ। तो जितने ऑपोजिशन है आज महाराष्ट्र में, सबका कहना है कि जो मेन व्यक्ति है, मंत्री लेवल के जो आदमी ने उसको बुला के ऑर्डर दिया है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मगर अभी हम लोग देख रहे हैं इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर्स पे हो रहा है, प्रशासन पे हो रहा है, अलग अलग लोगों पे हो रहा है। तो आपका राय क्या है कि एक जनरल डायर कौन है और उस पर क्या होना चाहिए? आपको भी मालूम होगा, अगर इंडिया का पूरा अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल तक जाओ, लाल बहादुर शास्त्री ने रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था तो इस्तीफा दिया था। बहुत बार ऐसा हुआ है पिछले और कितने भी अभी उदाहरण ले सकते हैं अब। लेकिन महाराष्ट्र में गोवारी का जो बता रहे फडणवीस, नागपुर में गोवारी का कोई हो रहा था, उस टाइम वो जो मंत्री थे मधुकर पिचड़, उन्होंने इस्तीफा दिया, पवार साहब ने उनका इस्तीफा लिया था। लेकिन बीजेपी का ये रवैया ऐसा ही है, उनकी चाल ऐसी है, कोई भी हो। अभी एमपी में रेलवे के नीचे 300 से ज्यादा लोग मरे, कोई रेलवे मिनिस्टर ने कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। अभी महाराष्ट्र में जो लाठीचार्ज हुआ, अमानुष लाठी हुआ, अगर उन्होंने जिम्मेदारी ली, अगर नहीं ली तो उन्होंने माफी क्यों मांगी? फडणवीस साहब ने परसों प्रेस मीटिंग में उन्होंने माफी मांगी। अगर उन्होंने नहीं ऑर्डर दी तो माफी क्यों मांगी, ये सवाल है हमारा। क्योंकि कोई भी अधिकारी, पुलिस ऑफिसर होम मिनिस्टर के कंसल्ट में अगर नहीं रहते, बिना कोई ऑर्डर के बिना कोई इतना बड़ा अमानुष लाठीचार्ज कोई भी मिनिस्टर के सिवाय कोई भी ऑफिसर नहीं कर सकता। ये पूरे देश में आपने देखा होगा। लेकिन फडणवीस साहब जिम्मेदारी नहीं लेते हुए भी माफी मांग रहे हैं। लेकिन लवंडे साहब, क्या
देवेंद्र फडणवीस साहब ने व्यक्तिगत तौर पे फोन करके बोला होगा कि इन पे लाठीचार्ज करो? आपको लगता है? अभी जो ऑफिसर है सचमुच क्या है वो ऑफिसर बताएंगे। वो ऑफिसर को उन्होंने उधर से निकाल के और किधर भेजा है, लेकिन वो ऑफिसर कभी बताएंगे? इनकी सत्ता जाने के बाद पर्सनल लेवल पे बताएंगे। कोई ऑफिसर ऐसा अभी बताएगा तो उनकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए उसका सबूत नहीं ला सकता। लेकिन जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, सरकार को जानते हैं, गवर्नमेंट की जो सिस्टम है वो जानते हैं, वो लोगों को समझता नहीं है सब। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? देवेंद्र फडणवीस जी तो ये बोलते हैं कि भाई मराठा आरक्षण में लेकर के आया, मेरी सरकार लेकर के आई। जब उद्धव ठाकरे जी की एमवीए सरकार थी तब ये लोग अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट नहीं रख पाए, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसा ये बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस। साथ में ये भी बोलते हैं कि मराठा आरक्षण का मैं पूरा समर्थन करता हूं। लवंडे साहब ये बोल रहे हैं, लेकिन मराठा आरक्षण के खिलाफ जो मुंबई हाईकोर्ट हो या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हो, जो जो आरक्षण के खिलाफ जो याचिका डाल रहे हैं, पिटीशन डाल रहे हैं, वो कौन लोग हैं? सब आरएसएस के लोग हैं, फडणवीस साहब के नजदीक के लोग हैं। वो सीनियर काउंसिल देते हैं, उनका खर्चा कौन कर रहा है? जो लोग केतन तिरोडकर होंगे, श्री हरि आनी हो गए, गुणरत्न सदावर्ती हो गए, ऐसे 7-8 लोग हैं जो फडणवीस के अगदी नजदीक के लोग हैं। वो उनका खर्चा कौन कर रहा है? कौन से लोग हैं? वो सब आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं जो मराठा आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग उधर अनशन कर रहे थे जालना जिले में, वो लोग अपने गांव में बैठे रहे थे। 500-600 पुलिस क्यों भेजे उधर? क्या जरूरत थी? क्यों लाठीचार्ज चलाया? ऐसा क्या किया था वो लोगों ने? कुछ नहीं किया था। लेकिन वो करने को गए अलग और हुआ कुछ अलग। उनको मालूम नहीं था ये क्या होगा, कैसे होगा, किधर होगा, ये मसला किधर तक जाएगा। शायद उनका अंदाजा फंस गया होगे, ऐसा मेरे को लगता है। अभी वो जो झूठी बातें रखी सुप्रीम कोर्ट ने, उद्धव ठाकरे के सरकार ने कई बातें नहीं रखी है, जो बाजू नहीं मान रही, तो मेरा सवाल है फडणवीस साहब को, अगर कोई बातें रह गई है तुम उधर भेजो ना, तुम सबमिट करो। जो कुछ बातें कम रही है ना सुप्रीम कोर्ट में, आप क्यों नहीं रखते हो सुप्रीम कोर्ट में? तुमको मालूम है ना क्या उधर सबमिट करना चाहिए था, क्यों क्या इनपुट्स देना चाहिए था, आप क्यों नहीं दे रहे? ये हमारा सवाल है। और दूसरी बात यह है प्रदीप जी, लवंडे साहब जो बोल रहे हैं जरा गौर फरमाने लायक है। 1 साल से ज्यादा हो गया है देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार को, मतलब एकनाथ शिंदे जी की सरकार को। तो 1 साल में ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? जा सकते थे ना। They could have gone with a special petition or an SLP. They could have asked for a full bench. They could have done it. Why haven't they done it? क्या लगता है आपको लवंडे साहब? ये मराठा उपोषण के बाद ही ये बात क्यों आ रही है? इसके पहले भी तो कर सकते थे सर। लवंडे साहब हाँ, ये बराबर है ना। वही तो हम पूछ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारे गवर्नमेंट में उद्धव ठाकरे का जो मिनिस्ट्री था, हमारा जो महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट था, उद्धव ठाकरे के टाइम में अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई इनपुट्स कम रहे, ऐसे बोल रहे हैं ना फडणवीस, तो वो जो ये सबमिट करने का कुछ मुद्दे, कुछ इनपुट्स हुए उनके पास, कोई सबूत है उनके पास, तो क्यों नहीं भेज रहे? क्यों नहीं फडणवीस उधर दे रहे? क्यों छिपा रहे हैं? क्या है ऐसे मुद्दे? क्यों नहीं लोगों को बताते कि ये 1, 2, 3, 4 ऐसे मुद्दे हैं, अगर ये इनपुट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करते तो आरक्षण मिलता। लेकिन ये सब झूठ है, ये लॉलीपॉप है, क्योंकि 50% से ज्यादा ये आरक्षण मिल ही नहीं सकता। जो गायकवाड़ समिति उधर बनी थी, वही उनका जो रिपोर्ट था, वही भी वो जो रिपोर्ट था वही भी सचमुच नहीं था। उन्होंने असेंबली के उधर चर्चा में नहीं रखा था, ऐसे ही सीधा कोर्ट में भेजा। अभी अगर आरक्षण सचमुच देना है तो पवार साहब ने जो बोला है, अगर 16% जो ना है, अगर गुज्जर है, मराठा है, पटेल है, रेड्डी है, ऐसे मराठा जैसे कम्युनिटी पूरे इंडिया में है, उनको सबको देना चाहिए आरक्षण। और वो सिर्फ संसद में ही हो सकता है, संसद में ही बिल लाना चाहिए। लेकिन 9 बरस में नरेंद्र मोदी साहब
मन की बात इस मसले पर नहीं कर रहे, इस सब्जेक्ट पे नरेंद्र मोदी साहब क्यों मन की बात नहीं कर रहे? जब हमारा सरकार था उद्धव ठाकरे साहब का, उस टाइम अजीत दादा, एकनाथ शिंदे, ये हमारे मंत्रिमंडल में थे उद्धव ठाकरे के। उस टाइम हमारा ये शिष्टमंडल गया था नरेंद्र मोदी साहब के इधर, उधर भेजा था, उधर एप्लीकेशन दिया था कि इस मसले पे कुछ संसद में बिल लाओ, ऐसी मांग की थी। उसका क्या हो गया? ये अजीत दादा ने अभी बताया चाहिए, एकनाथ शिंदे साहब ने बताया चाहिए, अभी वो फडणवीस साहब उन्होंने पूछ के बताना चाहिए फडणवीस साहब ने कि उस जो शिष्टमंडल मिल रहे थे नरेंद्र मोदी साहब को 1 बरस पहले, तो उस शिष्टमंडल का जो एप्लीकेशन दिया है उसका क्या हो गया? अभी संसद के अगर 5 दिन का जो अभी सेशन बुलाया है नरेंद्र मोदी साहब ने, उसका कोई एजेंडा है किसको मालूम नहीं है। उस सेशन में अभी नरेंद्र मोदी साहब ने जो रेड्डी, पटेल, गुज्जर और जो मराठा कम्युनिटी, इस एक जैसी कम्युनिटी है, उन सबको आरक्षण बढ़ा के देना चाहिए, उसका बिल लाना चाहिए। लेकिन मन की बात बाकी सब बातों पे कर रहे हैं मोदी साहब, तमिलनाडु में तो है ही, 9 बरस में ये मन की बात नहीं कर रहे। और लॉन्डे साहब तमिलनाडु में तो है ही, हाँ 59% है ही ना रिजर्वेशन, हो, तो बाकी जगह भी हो सकता है। चलिए, वो तो ये बिल लाना चाहिए ना संसद में। आपको लगता है लाएंगे क्या? इंदिरा साहनी जो खटला था 92 में था, वो 11 जजेस का बेंच था, उन्होंने बताया है, और 2021 में भी अभी बताया है कि वो 50% से ज्यादा नहीं जा सकता। तो इसका तो सोल्यूशन क्या है? दूसरा संसद के सिवा दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। दुरुस्त बात है, और वो भी आखिर में सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि जो नया जो संशोधन आया है वो भी कानून में बैठता है कि नहीं बैठता। खैर वो बात की बात है, लेकिन पहले अपनी इंटेंशन तो, अपना इरादा तो दिखाएं, राइट? विकास लवांडे साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बराबर है। Thank you very much for joining us, sir. Great pleasure welcoming you on Nation Now for the first time. मैं उम्मीद करता हूं आपके साथ आगे भी मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद। This is a very complicated subject, Pradeep ji. बड़ा complicated सा subject है, मतलब as far as Maratha reservation is concerned, now it's going to go into a different spin. Today is already Monday, as you said, there was supposed to be clans. Out of that, you only want to give reservations for Kunbi. Now what? बाकी का क्या? बाकी 95 कहाँ? So I mean, there is no possible solutions when the government is concerned. And then even if you give them, where is the jobs? Sir, the possible solution is they can tell the truth. That is a solution. But the truth has a very purifying ability. You know, ये बहुत बिल्कुल तृप्त हो जाती है आत्मा अगर आप सच बोलें तो। मराठा समुदाय से जाकर के सच बोलिए, भाई ठीक है, ये अभी तक गलती हुई है, इसको हम ऐसे ऐसे सुधार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब लॉलीपॉप ना देना। देखिए साहब, आज मंडे है, टुडे इज मंडे, 5 दिन हो गए हैं, अब तक तो मतलब दी GR शुड हैव कम अप बाय नाउ।